नमस्कार दोस्तों। पिछले 11 साल से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गालियां गिन रहे हैं और पिछले 8 साल से आदित्यनाथ धमकियां दे रहे हैं और उसके बाद में देश में रेप हो रहे हैं, प्रदेश में रेप हो रहे हैं और आरएसएस के लोग यौन शोषण कर रहे हैं। आरएसएस का सिक्का 100 साला सिक्का जारी करने वाले नरेंद्र मोदी आरएसएस के घिनौने कृत्य पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे। पुलिस किडनैपिंग कर रही है और पुलिस के लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या को छिपाने के लिए दूसरी आत्महत्या कराई जा रही है। हो क्या रहा है? ये देश चल रहा है, देश की राजनीति चल रही है या कोई खेल चल रहा है? एफआईआर में अभियुक्तों के नाम नहीं होते हैं और एफआईआर में ड्रामे होते हैं। जी हां, यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम के दौरान कहते हैं, पहले मुझे 2 गालियां रोज दी जाती थी, अब रोज 20 गालियां दी जाती हैं। जी हां, दुनिया में शायद वो पहले प्रधानमंत्री होंगे और भारत के तो पहले प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 11 साल से आए दिन यही रोना रोते रहते हैं कि उन्हें गालियां दी जा रही हैं। 2 गालियां दी जा रही हैं, 4 गालियां दी जा रही हैं, 10 गालियां दी जा रही हैं, 15 दी जा रही हैं या 20 दी जा रही हैं या 100 गालियां दी जा रही हैं, पता नहीं। वो रोज गालियां गिनते हैं और जो गालियां गिनते हैं तभी लगता है प्रधानमंत्री के पास कोई और काम नहीं है क्या, कि वो सिर्फ गालियां गिने और गालियां दी किसने। जब इसको तलाशेंगे तो आएगा नहीं नहीं, प्रधानमंत्री ने ही यानी नरेंद्र मोदी ने ही गालियां दी। कभी सोनिया गांधी को, कभी किसी दूसरी महिला को, कभी किसी तीसरी महिला को, किसी मुख्यमंत्री को, किसी पूर्व मंत्री को या मंत्री को, या किसी मंत्री की पत्नी को, या किसी देश के लिए शहीद होने वाले परिवार की विधवा को। जी हां, ये सारी गालियां नरेंद्र मोदी ने दी, लेकिन गिनते नरेंद्र मोदी हैं कि उन्हें 20 गालियां दी जा रही हैं। तो भाई 2 दी जा रही हैं, 20 दी जा रही हैं, ये तो वही पता करें। पुलिस उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, रॉ इनके पास है, आईबी इनके पास है, ईडी इनके पास है, डीआरआई इनके पास है, एनआईए इनके पास है। तो इतनी सारी संस्थाएं हैं, मैं उतनों के नाम नहीं गिना सकता। आर्मी इंटेलिजेंस है और दूसरे हैं। तो ये उन्हें अब पता करना पड़ेगा कि आखिर इतनी गालियां क्यों दी जा रही हैं, कौन दे रहा है, क्यों हो रहा है यह सब। इस पर वो सर्च करें, रिसर्च भी कराएं, इस पर बुकलेट भी लिखें। उधर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई किसी लड़की को छेड़ के देखे, यमराज का पता बता देंगे, तो यमराज के दर्शन करा देंगे। बहुत अच्छी बात है, यमराज के दर्शन कराइए। तो यमराज के दर्शन करने से क्या वो अपराधियों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है? तो हम देख लें कि साहब कितने यमराज के दर्शन कराएं। उत्तर प्रदेश में, भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के भीतर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, लड़कियों के साथ रेप होते हैं। महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश देश में झंडा बुलंद किए हुए है, नंबर 1। जी हां, और ये अपराध राज्य की राजधानी हो, अड़ोस पड़ोस के शहर हो, या खुद आदित्यनाथ का जो है गोरखपुर, कहीं भी हो, और हर जगह रेप रेप और रेप। इतना आसान हो गया है कि कहीं भी रेप कर दो, किसी के साथ भी कर दो।
रिश्ते भी सलामत नहीं रहे, लड़कियां सुरक्षित जा नहीं सकती हैं, चल नहीं सकती। तो यह हालत उत्तर प्रदेश की किसने की है? किसके समय में? आदित्यनाथ के समय में। वही आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, तो उसके समय में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ में अपराध हो रहे हैं। बावजूद इसके वो धमकी देता चला आ रहा है, 8 साल से धमकी ही दे रहा है, और धमकी का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो जब धमकी का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, 8 साल से सिर्फ धमकी दी जा रही है, तो कर क्या रहा? जब आया था तो बोला था गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई, फिर उसने कहा कि ऐसे वैसे तमाम तरह के हेलझोल किए, कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। और राम राज्य जहां कहा वहीं भ्रष्टाचार राज्य। निर्दोष नागरिक जो बेचारे अपने काम धंधे करके और किसी तरह जीवन यापन करते हैं, रेहड़ी फड़ी वालों को लाइसेंस देने का कानून बनाया गया कांग्रेस सरकार ने। उस कानून के तहत बेचारे जीवन यापन करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, उन्हें मारा जाता है, उन्हें लटकाया जाता है। कथित राम राज्य के उस अयोध्या में वहां के नगर निगम के कर्मचारी पुलिस वालों से भी बदतर बन जाते हैं और उन्हें उल्टा जो है सिर के बल खड़ा करा देते। अब आप सोचिए किस दशा में ला खड़ा कर दिया कि लोगों का शोषण होगा, हत्याएं होंगी, सब कुछ होगा, और उसके बाद में कहा जाएगा ये जब इस तरह के हो रहे हो तो आएगा कि फिर हो क्या रहा है यूपी में? कुछ नहीं हो रहा, न रोजगार है, न कुछ, पेपर लीक हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, लोगों के साथ छिनैती हो रही है, और जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। ये सब हो रहे हैं आदित्यनाथ के संरक्षण में, क्योंकि आप उनकी छत्र छाया पा लीजिए तो आप देश के कितने बड़े भी अपराधी होंगे, आप अपराधी नहीं रह जाएंगे। उनकी जाति के होंगे तो अपराधी नहीं रह जाएंगे, लेकिन यदि उससे इतर होंगे तो आप अपराधी भी हैं, आप मारे भी जाएंगे, आपके साथ सब कुछ होगा। तो किस्सा आप समझ सकते हैं किस तरह से। और जब मैंने योगी आदित्यनाथ की बात की तो उसी बगल में दिल्ली की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली में भी डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, वहां भी राम राज्य ले आए नरेंद्र मोदी, और वहां एक महिला मुख्यमंत्री भी बन गई। दिल्ली में पुलिस जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भी अंडर आती है। तो साहब वहां पर एक यूनिवर्सिटी है जो भारत सरकार की यूनिवर्सिटी है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ में जिस तरह की दरिंदगी हुई वह अपने आप में शर्मनाक है। किस्सा बता देता हूं। वो छात्रा जब कैंपस में गई तो उसको वहां पर 4 लोगों ने दबोच लिया अकेले पाके, और कैंपस के भीतर ही। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी कहती हैं कि रात में कैंपस के बाहर जाते ही क्यों हैं लड़कियां? रात में जाना ही नहीं चाहिए, रात में जाती है इसलिए घटना हो गई। चलिए, अमित शाह ने तो कहा था यूपी में जाके कि रात को भी कोई महिला गहने पहन के निकल जाए कुछ नहीं होता है। लेकिन साहब सबसे ज्यादा रेप जो है यूपी में हो गए, इसी पे लोगों ने भरोसा किया और ये स्थिति हो गई, नंबर 1 हो गया महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में। अब दिल्ली खुद अमित शाह के अंडर में है, उन्हीं की पुलिस के अंडर में। यूनिवर्सिटी भी इत्तेफाक से उन्हीं के अंडर में है। और जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के भीतर उस लड़की को जबरदस्ती दबोच द्वारा उसकी टी शर्ट फाड़ दी जाती है, पैंट उतारने की कोशिश की जाती है, उसकी जीप फाड़ दी जाती है, और सब कुछ होता है। जबरदस्ती उसे अबॉर्शन की पिल जो होती है वो खिलाई जाती है, और उसके बाद उससे रेप की कोशिश होती है। बहरहाल किसी तरह वो बच निकलती है उस चुंगल से। आपको याद होगा बनारस में भी बीएचयू, बीआईआईटी जो नरेंद्र मोदी के सीधे अंडर में,
उसके भीतर भी नरेंद्र मोदी वहां से सांसद भी, और उसके भीतर भी जो पुलिस के अंडर आती है सुरक्षा, वहां पर एक लड़की के साथ में भाजपा के ही आईटी सेल के 3 लड़कों ने गैंगरेप किया था। बेचारी लड़की ने शर्म के कारण यह नहीं कहा था कि मेरे साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन बाद में जब केस इतना बढ़ा, उसका मेडिकल हुआ तो पता चला उसके साथ गैंगरेप हुआ था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला। बेचारी यही कहती रही, नहीं मेरे साथ छेड़छाड़ हुई। तो अब मुझे नहीं पता इस केस में क्या हुआ है, लेकिन इतना जरूर तय है कि उसके साथ इस तरह की घटना हुई है कि वो इस दर्द से कराह उठी और उसने इसकी आवाज बुलंद की। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एफआईआर नहीं दर्ज होने दी, एफआईआर दर्ज कराने से रोका, उल्टा लड़की को धमकाया। उन रेप की कोशिश करने वालों में एक वहां का सिक्योरिटी गार्ड भी था। उसने जब मीडिया को बताया तो मीडिया के लोग आने को हुए, लड़कियां थी वो भी, तो उनको धक्के दे करके उन्हीं सिक्योरिटी गार्ड्स ने बाहर कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स उसी राम राज्य वाले से आते हैं, आदित्यनाथ वाले शहर से, तो अब आप समझ लीजिए उनको विशेष संरक्षण था। बहरहाल पुलिस पहले एफआईआर नहीं दर्ज कर रही थी, तब फिर वहां के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट जब किया तब कहीं एफआईआर दर्ज। जी हां, ये वैसे ही है जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है राजस्थान, उनकी बीवी को कुछ प्रॉब्लम हुई, एकदम से जो है बीमार हुई, और बीमार होने पे तत्काल आधे घंटे के भीतर उन्हें हेलीकॉप्टर से ले जाया गया, जयपुर में एडमिट करा के इलाज कराया गया। अच्छा इलाज हुआ, ईश्वर की कृपा से वो बच गई। लेकिन वहीं एक बस में आग लग जाती है, घंटों घंटों मरीज चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, सब कुछ होता है जले हुए बुरी हालत में, और कोई सुविधा नहीं मिलती। अंत में कहीं कि आप जोधपुर ले जाओ, कहीं और ले जाओ, एम्बुलेंस भी टाइम पे नहीं, कुछ नहीं। अब आप सोचिए, तो उसी तरीके से साथ किसी बड़े आदमी का तो था नहीं, सामान्य आदमी की बेटी थी, तो उसको पुलिस वैसे ही ट्रीट कर रही थी। आपने देखा महिला पहलवानों के मामले में हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ा था, तब एफआईआर दर्ज हुई थी। तो यह इनका वो है। बहरहाल इसके बाद स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट करते हैं, बवाल होता है, तब एफआईआर दर्ज होती। अब आप सोचिए इतने में कितने सबूत मिट चुके होंगे, क्या हो चुका होगा, यह समझा जा सकता है। तो यह स्थिति है, हमने लगातार इस तरह से देखा। तो गलत को सपोर्ट करने का जो हाल है वो लगातार देख रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से आरएसएस के उस स्वयंसेवक जो लंबे समय तक, जिसके साथ में 22 साल तक यौन शोषण हुआ, उसके साथ अप्राकृतिक जो है संबंध बनाए गए, और यह सब किया आरएसएस के प्रचारकों ने, आरएसएस के लोगों ने। बचपने से, जब 4 साल का था तब से किया। उसने इसकी शिकायत की, किसी ने नहीं सुना। अंत में उसने, वो आईटी प्रोफेशनल था, उसे कुछ नहीं सूझा। वो इस तंग आ चुका था इन शोषण से कि आए दिन उसे धमकी दी जाती है, आए दिन ये किया जाता है। तो उसने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसे इंस्टाग्राम पर डाला और खुदकुशी कर ली। अब आप यहां देखिएगा, वहां पर जो सरकार है वो चीन समर्थित साम्यवादी और उससे निकली हुई सरकार। चीन इसलिए कह रहा हूं, वो वामपंथी हैं जो चीन को सपोर्ट करते हैं और चीन उन्हें करती है, और वहां की सरकार ही अडानी को वहां का पोर्ट दिलवाती है, जो वहां का मुख्यमंत्री है विजय पन्यन। और ये देखिए, एक और बताऊं, आरएसएस को अंग्रेजों की कृपा से
1925 में बनाया गया था और ये वामपंथियों की भी इस पार्टी को भारत में 1925 में बनाया गया। इन दोनों को फलने फूलने दिया गया और इन दोनों ने कभी भी भारत की आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। ये दोनों अंग्रेजों के सपोर्टर थे और एक दूसरे को गाली भी देते थे। तो साहब वहां की पुलिस ने भी जो एफआईआर दर्ज की उसमें एक्यूज्ड के कॉलम में आरएसएस का नाम नहीं लिखा, आरएसएस का जिक्र तक नहीं किया, जबकि उसके साथ सारी घटना आरएसएस के लोगों ने की और उसने एक बार नहीं दर्जनों बार अपने उस सुसाइड नोट में आरएसएस का नाम लिया, आरएसएस के प्रचारकों की बात। अब आप इससे समझ सकते हैं कि नाम नहीं लिखा जाता। जैसे चंडीगढ़ में, ये भी केंद्र शासित है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अंडर आता है। यहां पर हरियाणा का एक एडीजीपी जो दलित समुदाय से आता है, उसने खुदकुशी की और उस खुदकुशी का जो उसने लिखा अपना नोट, सुसाइड नोट, उसमें बताया कौन कौन अफसरों ने और कौन कौन लोगों ने उसका शोषण किया, कैसे परेशान किया, किस तरीके से उसे मानसिक रूप से डिस्टर्ब किया, उसको किया और वो आत्महत्या करता है। सेक्टर 11 पुलिस जब एफआईआर दर्ज करती है अमित शाह की, तो सुसाइड नोट के आधार पर एक्यूज्ड बनाने चाहिए थे, क्योंकि वो डाइंग डिक्लेरेशन है। उसने उनके नाम ही नहीं, ब्लैंक छोड़ दिया एक्यूज्ड का कॉलम। 7 नंबर कॉलम होता है, ब्लैंक छोड़ दिया। अब आप समझिए, यहां भी ब्लैंक छोड़ दिया, वहां भी ब्लैंक छोड़ दिया। दोनों की एक्टिविटी, वहां पर सीपीआईएम की सरकार है और यहां बीजेपी की सरकार है। और फिर एक इस तरह से जब इस पे कई दिन बवाल चला, बहुत बवाल चला, राहुल गांधी आ गए। जब राहुल गांधी आ गए तो वहां के डीजीपी को लंबी छुट्टी पे भेज दिया, उस एसपी को हटा दिया। लेकिन एक एएसआई रोहतक के, और वो जाके एक सुनसान ट्यूबवेल में खुदकुशी कर लेता है। खुदकुशी से पहले वो एक वीडियो बनाता है अपने घर पे और उस वीडियो पे कहता है कि भाजपा बहुत अच्छी है और सरकार बहुत अच्छी है, डीजीपी बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, और जो उसके एसएसपी थे वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत वो हैं जिन्हें हटाया गया। सबको अच्छा बताता है और खुदकुशी कर लेता है। पूरे अपने सुसाइड 4 पन्ने के सुसाइड नोट में कहीं पर भी वो नहीं लिखता है, उनको तो सबको ईमानदार और अच्छा बताता है, ये नहीं लिखता है कि उसका कहीं शोषण हुआ, उसको कोई परेशान किया गया, उसके साथ कोई ऐसा हुआ नहीं। वो दुनिया की कहानी लिखता है। और वो आईपीएस जो एडीजीपी खुदकुशी करता है, जो भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए चुनौती बन गया था और चुनौती बन गया था हरियाणा की बीजेपी सरकार के लिए, डीजीपी के लिए और उनके लिए, तो वो उनका बड़ाई करता है और उसको करता है, उसे भ्रष्ट बताता है, उसकी पत्नी को भ्रष्ट बताता है। कोई सबूत यह नहीं है कि यदि वो भ्रष्ट था तो जिस समय वो भ्रष्टाचार कर रहा था कुर्सी पे रहते हुए, तब उसने कभी क्यों नहीं कहा, उसके मरने के बाद ही क्यों कह रहा है। मरने के बाद तो वो कुछ उसका कर भी नहीं सकता, बिगाड़ भी नहीं सकता, तब वो खुदकुशी। अब ये संदिग्ध खुदकुशी यह अपने आप में बताती है वो बचाव कर रहा है जिन लोगों का, और जिसको आरोपी बना रहा है वो तो है ही नहीं इस दुनिया। तो आखिर ऐसा करके आत्महत्या क्यों कर रहा है, उसको क्या दर्द था, कोई नहीं। खुद को भगत सिंह बताता है, भगत सिंह ने आत्महत्या नहीं की थी, वो कायर नहीं थे। तो यह बताता है, एक साजिश की ओर संकेत करता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सबसे खासम खास एक अफसर 88 बैच के थे, अरविंद कुमार शर्मा, जो इस समय यूपी में मिनिस्टर है। जब से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे तब से लेके प्रधानमंत्री तक वो रहे, जब तक सर्विंग रहे, उसके बाद मंत्री बना दिए। उन्हीं के बैच में सबसे खास दोस्त वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता, वो देश का मुख्य चुनाव आयुक्त है, पहले चुनाव आयुक्त था, अब मुख्य चुनाव आयुक्त है। इसी तरीके से जो हरियाणा का सबसे पावरफुल अफसर है, मुख्य जो है
प्रमुख सचिव है उनका सीएम का, वो खुल्लर, वो भी उसी का बैचमेट। और जो एक और दूसरे अफसर की बात हो रही है वो भी उसी का बैचमेट। यानी ये सारे पीएमओ के उस खास अफसर के बैचमेट। तो पूरे खेल को आप समझ सकते हैं, जो फंस रहे हैं वो लोग कौन है और क्या खेल, यही बार बार हम देख रहे हैं। तो ये जो, और जो इसने 4 पेज का वो लिखा, उसमें कहीं इसके सिग्नेचर नहीं है, कहीं इसने वो नहीं लिखा है, और अंत में इसके पेज के का पन्ना एक गायब सा दिखता है। तो ऐसी स्थिति में बड़े संदेह उठते, यानी रेप किया जाएगा किसी के साथ, वो किया जाएगा, तो उन पर बात नहीं होगी। नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे, आरएसएस के लोग जो है कुकर्म करेंगे उस पर नहीं बोलेंगे, तब फिर यह स्थिति होती है। और इनका साथ भी देंगे ये वामपंथी भी। तो अब आप इस पूरे खेल को समझिए। फिर इसके बाद में देखिए, नरेंद्र मोदी के जो इस समय यहां पंजाब में गवर्नर है वो आते हैं राजस्थान से। तो राजस्थान का, जयपुर का रहने वाला एक जो है नवीन चतुर्वेदी, नवनीत चतुर्वेदी, वो आता है पंजाब में। वो कहता है मुझे 69 एमएलए का समर्थन प्राप्त है, और वो 10 एमएलए की आम आदमी पार्टी की और सबकी उनकी मुहर बना के और डाल के और लिख के लेटर लगा के कहता है कि मैं राज्यसभा के लिए नामांकित। वो ये करके बवाल क्रिएट करता है। बहरहाल जांच होती पता चलता है वो सारे फर्जी हैं। तब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, कोर्ट से उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है, वो लेके पुलिस गिरफ्तार करने आती है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ पुलिस जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अंडर में है, वो उन पुलिस के ऑफिसर्स को, एसपी को और डीएसपी को, सबको पकड़ लेते हैं और उसको बचा लेते हैं। उसे एसएसपी चंडीगढ़ आती है और अपने साथ अपने दफ्तर ले जाती है। बाद में धीरे से उसी थाने में इंस्पेक्टर के पास में भेज दिया जाता है, और तब तक हाई कोर्ट में एक याचिका दिलवा दी जाती है उसी नवनीत की तरफ से, और कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि 4 नवंबर को पंजाब सरकार जवाब दे। यानी आप समझ लीजिए क्या किया। ये मोडस ऑपरेंडी है, कैसे केस को खत्म करना है, कैसे बवाल करना है। पुलिस ही पुलिस पर रिवॉल्वर तान रही। तो साहब नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से रो रहे हैं गाली को, लेकिन देश को, देश की संविधान को, देश की व्यवस्थाओं को, देश की बेटियों को, सबको गाली कौन दे रहा है? लोगों को, दलित समुदाय के लोगों को मरने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? कोर्ट से ऑर्डर कराया जाता है कि जिससे उनकी पत्नी जो पोस्टमार्टम नहीं होने दे रही है कि न्याय होने तक, तो कोर्ट से आता है नोटिस और उनको पोस्टमार्टम भी कराना पड़ता है और उनका अंतिम संस्कार भी करना पड़ता है। ये पहले कभी नहीं हुआ था। तो यह भारत बनाया है। तो अब आप समझ लीजिए देश कहां जा रहा है। जय